हेलो फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी लुसेंट सीरीज का 8वां लेक्चर है। लास्ट क्लास हम लोग बैक्टीरिया से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सियानोबैक्टीरिया, जिसको नील हरित शैवाल भी बोला जाता है। सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। नाम में शैवाल है बट ये शैवाल नहीं है, ये एक जीवाणु का ही प्रकार है। और एक नाम जो सियानोबैक्टीरिया है, उससे पता चल रहा है कि ये कोई बैक्टीरिया है, जीवाणु है। और ये पृथ्वी का सबसे सफलतम जीवधारियों के समूह में माना जाता है। सियानोबैक्टीरिया जो है वो पृथ्वी में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें से सबसे सफलतम जीवधारियों के समूह में है। और ये विश्व के उन सभी स्थलों पर पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी जीवधारी निवास कर सकते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें जहाँ पे होगी वहाँ पे सियानोबैक्टीरिया जो है वो निवास कर सकते हैं। सामान्य जल हो, समुद्री जल हो, नम चट्टान हो, मिट्टी हो आदि। ये कैसे कैसे कोशिकाएं होते हैं, तो बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर या एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीवाणु होते हैं। संरचना के आधार पर कोशिकाओं की जो मूलभूत संरचना होती है वो शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक समानता रखती है। इसी वजह से ये आपका जीवाणु की कैटेगरी में आता है। संरचना जैसे उनकी बनावट है उसके आधार पर यदि देखा जाए, उनमें जो कोशिका है, कोशिकाओं की जो मूलभूत रचना है वो शैवालों से उतना नहीं मिलती है जितना कि जीवाणु या बैक्टीरिया से मिलती है, तो जीवाणुओं से अधिक समानता रखती है। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नामक जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण भी खुद ही करते हैं। इस क्रिया के रूप में ये जीवाणु जो है वो हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में जल का उपयोग करते हैं। अब इस क्रिया, प्रकाश संश्लेषण वाला जो क्रिया है, उसके लिए जीवाणु को, सियानोबैक्टीरिया नामक जीवाणु को क्या चाहिए, हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन कहाँ से लेते हैं, ये जल का यूज़ करते हैं उसके लिए। जल कैसे, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, तो उसी से ये हाइड्रोजन को लेते हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं में निम्नलिखित प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। तो ये सियानोबैक्टीरिया वाले जो जीव होते हैं इनमें कुछ लक्षण क्या क्या होते हैं वो नीचे पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है कि ये जलीय यानी एक्वेटिक होते हैं, तंतुवत यानी फिलामेंटेस होते हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड क्लोरोफिल युक्त होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ये प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में जल का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इनकी जो कोशिका भित्ति है, बाहर का जो आवरण है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तीसरा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में या नील हरित शैवाल में लैंगिक जनन नहीं होता है। पांचवा है, इनमें अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है, तो एकानिट द्वारा होता है। छठा है, इनमें विकसित कोशिकांगों, इसमें जो विकसित कोशिका के अंग है जैसे अंतःद्रवी, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, इन सब कोशिका के अंगों का अभाव भी होता है इसमें। और इनमें जो वाणिवंशिक इकाई होता है उसके रूप में डीएनए होता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनका जाता है वो बस डीएनए ही जाता है। तो इस तरह से इनमें आनुवंशिक इकाई के रूप में डीएनए होता है। फिर आठवां है, कुछ सियानोबैक्टीरिया जो है वो मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में रहकर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है मिट्टी में, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। यानी कि ये तो पहले भी बताए थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन को ये ग्रहण करेंगे ये बैक्टीरिया और उसका एक दूसरा रूप जो कि पेड़ पौधे या मिट्टी जो है अपनी उर्वरता को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, नाइट्रेट का फॉर्म, अमोनिया का फॉर्म, तो उस चीज़ में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इसके लिए जो सियानोबैक्टीरिया उत्तरदायी होता है उसका नाम है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक नामक सियानोबैक्टीरिया जो है वो मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। फिर 9 नंबर का पॉइंट है कि ये गंधकीय वातावरण में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। 10 है, इनमें अत्यधिक आत्मनिर्भर स्वपोषी माना जाता है। इन्हें बहुत ही ज़्यादा खुद पे निर्भर रहने वाले और खुद का भोजन खुद बनाने वाले स्वपोषी माना जाता है। 11 नंबर पॉइंट है, इनमें शैवालों की ही जैसे लिनोलिक अम्ल या लिनोलिक एसिड एवं गैलेक्टोज पाया जाता है। जैसे शैवालों में पाया जाता है लिनोलिक एसिड और गैलेक्टोज, वैसे ही सियानोबैक्टीरिया में भी लिनोलिक एसिड और गैलेक्टोज पाया जाता है। 12 नंबर पॉइंट है, इनमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन जो है वो किस विधि द्वारा होता है, तो असूत्री अमाइटोसिस का जो प्रकार है उसके द्वारा इसमें सेल डिवीजन होता है।
एक पॉइंट दिया हुआ है लाल सागर के बारे में। सागर जो समुद्र से भी जो आगे है, यानी बहुत बड़ा है, समुद्र से बड़ा साइज का होगा वो सागर हो गया, और जो सागर से भी बड़े साइज का वो महासागर की कैटेगरी में आता है। तो जो लाल सागर है, लाल सागर में जो पानी है वो लाल रंग का होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें एक सियानोबैक्टीरिया है जिसकी बहुत ही ज़्यादा मात्रा रहती है उस लाल सागर में। तो कौन सी सियानोबैक्टीरिया की अधिकता है वहाँ पे? ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम नामक जो सियानोबैक्टीरिया है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाल सागर में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लाल सागर का जो पानी है वो लाल रंग का होता है। अगला है, इसका इम्पोर्टेंस को देखते हैं सियानोबैक्टीरिया का। ऐसा माना जाता है कि जो सियानोबैक्टीरिया है सबसे पहले ऑक्सीजनक प्रकाश संश्लेषी जीवधारी थे। ये भी समझा जाता है कि इनकी क्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी जो है वो वायवीय हो पाई, यानी एरोबिक हो पाई। इसलिए अतः वायुमंडल के निर्माण का श्रेय जो है ये इन्हीं को दिया जाता है। तो पॉइंट आ रहा है कि वायुमंडल के निर्माण का श्रेय किस बैक्टीरिया को दिया जाता है? तो सियानोबैक्टीरिया को दिया जाता है या ब्लू ग्रीन एल्गी को दिया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा कुछ सियानोबैक्टीरिया जो है मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो इससे पहले भी ये पॉइंट पढ़े कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कुछ सियानोबैक्टीरिया अपनी भूमिका निभाते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ती है। अनेक सियानोबैक्टीरिया जैसे कि कुछ नाम दिया हुआ है, ओसिलेटोरिया सियानोबैक्टीरिया, स्पाइरुलिना सियानोबैक्टीरिया, एनाविना सियानोबैक्टीरिया, ये इत्यादि और भी बहुत सारे जो सियानोबैक्टीरिया है वो मछली हो या कुछ अन्य जो जल में रहने वाले जंतु हैं, अन्य जलीय जंतुओं के लिए भोजन का कार्य करते हैं, जिससे जीवों को प्रोटीन की आपूर्ति होती है। जिससे कि ये जीवों को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। सियानोबैक्टीरिया जो है वो कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? तो सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब दो जीव आपस में साझा करके एक दूसरे की मदद करके अपना पोषण कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं सहजीवी संबंध। जैसे कि यहाँ दिया, दो जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, तो सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में लाइकेन। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो सियानोबैक्टीरिया मदद करता है उसका नाम है राइजोबियम सियानोबैक्टीरिया। राइजोबियम नामक सियानोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, और दलहनी पौधों के साथ राइजोबियम का सहजीवी संबंध होता है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन किसके किसके बीच हो रहा है? दलहनी पौधों के साथ राइजोबियम का एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन तो देख लिए। एग्जाम्पल हो गया लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन ऐसा जीव है जिनमें कि सियानोबैक्टीरिया और कवक यानी फंजाई जो है वो साथ साथ रहते हैं। और ये कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं? तो इनमें कवक जो है वो जल का अवशोषण करता है, साथ ही साथ यह जो सियानोबैक्टीरिया है उसको सहारा या सपोर्ट प्रदान करता है, शेल्टर रहने के लिए जगह देता है। जबकि सियानोबैक्टीरिया जो है वो भोजन बनाने का कार्य करता है। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ये भोजन बनाता है, और जिससे कि कवक के साथ साझा करता है, कवक देता है रहने के लिए जगह और ये भोजन देता है। इस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन बना रहा है। तो इस प्रकार का जो सहजीवी संबंध है उसको सहोपकारिता कहते हैं, यानी कॉम्युनलिज्म भी कहते हैं इसको। अगला जगत आ रहा है प्रोटिस्टा जगत। मोनेरा जगत हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, और मोनेरा जगत का एग्जाम्पल में बैक्टीरिया आया था, उस पर भी डिस्कस कर लिए। अब आते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत में जल में रहने वाले जो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यानी सुकेंद्रकीय जो छोटे छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव है, वो सब आते हैं, और ये तरह तरह के जीवन वर्गों को प्रदर्शित करते हैं। प्रोटिस्टा में विविध पोषी स्लाइम, मोल्स तथा प्रोटोजोआ होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। शैवाल में कितना कोशिकीय? एक कोशिकीय जो शैवाल है वो होते हैं प्रोटिस्टा जगत में। और ये विविध पोषी स्लाइम, मोल्स और प्रोटोजोआ ये सब प्रोटिस्टा जगत में आ रहा है। प्रोटिस्टा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा देखते हैं। तो प्रोटिस्ट में कोशिकाएं जो होता है एक कला या मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है।
प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कोशिका में क्लोरोफिल हरित लवक होते हैं और प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्र, गुणसूत्र इत्यादि कलाओं से घिरे हुए अंग पाए जाते हैं। इसमें सब कुछ पाया जाता है। यूकैरियोटिक है तो इसमें सारे जो कोशिका के अंग है वो भी विकसित हैं। फिर प्रोटिस्टा में गमन, लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा, तो किस किस विधि द्वारा प्रोटिस्टा में गमन होता है? एक होता है कशासिका द्वारा, दूसरा है रोमाभि द्वारा और तीसरा है कुटपादों या पादावों द्वारा। प्रोटिस्टा में जनन कैसे होता है? तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, तो इसके दो प्रकार हैं। प्रोटिस्टा में जनन जो है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, दो विधि है इसके। अलैंगिक जनन जो है वो द्विविभाजन और पुटी निर्माण द्वारा होता है। इसका जो अलैंगिक जनन है उसका तरीका है द्विविभाजन होके और दूसरा है पुटी निर्माण द्वारा। जबकि लैंगिक जनन जो है वो आपका जैसे नॉर्मली होता है, नर और मादा युग्मक संयोजन करके जायगोट का निर्माण करेंगे और जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अंत में एक अगुणित जीव जो है, ऑर्गेनिज्म जो है वो विकसित हो जाता है। तीसरा जगत आता है कवक। कवक जो है वो हरित लवक रहित नॉन क्लोरोफिलस होता है और सन केंद्रीय यानी न्यूक्लिएटेड, संवहन ऊतक रहित नॉन वैस्कुलर थैलोफाइटा और थैलोफाइटा है। जो कवक का अध्ययन करते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई। पर्णहरित विहीन होने के कारण इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से कवक अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ये क्या करते हैं? दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो इसलिए इन्हें हेट्रोट्रॉफिक या विविध पोषी कहते हैं। और इसमें संचित भोजन, ये जो संचित करके रखते हैं भोजन को, वो किस रूप में रखते हैं? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कोशिका में जो कवक की जो कोशिका भित्ति है, बाहर का जो आवरण है सेल वॉल, वो किस चीज़ की बनी होती है? तो कवक में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। फिर इसका वास स्थान कहाँ पे रहते हैं, इसकी हैबिटेट क्या है? तो कवक संसार में उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ जीवित या फिर मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक यानी कार्बन का मात्रा वहाँ प्रेजेंट हो जिस पदार्थ में, चाहे वो जीवित हो या मृत पदार्थ हो, दोनों में ही कवक जो है वो रह सकते हैं। एग्जाम्पल है गोबर। गोबर में भी कवक पाया जाता है। तो जो गोबर है, गोबर में जो उगने वाले कवक है उसका नाम है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस कवक। हमारे नाखूनों में भी कवक है, हमारे बालों में भी कवक है। तो नाखूनों और बालों में जो उगने वाले कवक है उसका नाम है कीरेटिनोफिलिक। फिर आते हैं इसका पोषण। पोषण के आधार पर कवक को तीन भागों में बांटा गया है। तो ये हो गया सहजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा है मृतोपजीवी। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सहजीवी तो हम लोग अभी तक देख ही लिए थे, सिम्बायोटिक, जैसे कि उसका एग्जाम्पल हो गया लाइकन, जो कि दूसरे पौधों के साथ साथ उगते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो इसको पोषण से ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।